Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. As you all know that we are doing the first unit of 12th Physics Electrostatics and today our topic is area vector. Totally new concept area vector. अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई एरिया जो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है बट इन सर्टेन वे वी कैन रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म मतलब हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमको बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पर एरिया को वेक्टर फॉर्म में दिखाने की जरूरत होगी, तो उसके लिए हमें एरिया को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए वेक्टर फॉर्म में। तो हम आज वही देखते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो सकता है। ठीक है, सपोज करो, देखो वैसे अगर मैं कहूँ हमारे पास एक एरिया एलिमेंट है डेल्टा एस, तो उसका एरिया वेक्टर होगा जो होगा वो होगा हमारा एन कैप डेल्टा एस। किसके इक्वल होगा? एन कैप डेल्टा एस। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर हमारे पास, लेट से दिस इज एन एरिया एलिमेंट। लेट से हमारे पास ये क्या है भाई? डेल्टा एस एरिया है। क्या है? डेल्टा एस एरिया है। क्लियर है? ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो क्या होगा एक यूनिट वेक्टर होगा। ये है ना यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, एक आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर, मतलब जो इस पर क्या होगा नॉर्मल होगा वो ड्रॉ करेंगे। लेट अस से दिस represents the n cap. Okay, then the area vector, this is area element, so its area vector is represented as n cap delta s. N cap delta s. And why we represents this area as a vector quantity? देखो सपोज करो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमको पता है x एक्सिस की डायरेक्शन में एक हमारा यूनिट वेक्टर होता है i कैप, इसको हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, और जो y डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में होता है j कैप, y एक्सिस के डायरेक्शन में। ये हमारे दो यूनिट वेक्टर होते हैं। हमारे पास कोई बॉडी है और कैसी वो स्क्वायर है जिसकी साइड क्या हमारी x। ठीक है, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो क्या होगा? अगर सिंपली हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड x है तो उसका एरिया क्या होगा? x स्क्वायर। इस बात का हमको पता है भाई, बिल्कुल पता है। ठीक, बट अगर मैं इन दोनों की, अगर मेरे पास ये यहाँ पर हमारी x एक्सिस पे वैल्यू है, ये y एक्सिस पे वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ तो वो इस स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट स्क्वायर के किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी कैन से दैट x, अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट करानी है, लेटर से एरिया है ये कुछ भी मान लो, दो वेक्टर्स के अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो भी किस में आएगा? वेक्टर फॉर्म में आएगा। लेटर से ये हमारा ए वेक्टर है, तो अगर मैं इसका वेक्टर लिखता हूँ तो वो एक्स आई कैप होगा, और इसका वेक्टर लिखूंगा तो वो क्या होगा हमारा एक्स आई कैप, जे कैप सॉरी। समझो बात को, अगर ये क्या होगा हमारे, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये एक्स आई कैप होगा, और ये क्या होगा एक्स जे कैप, क्योंकि ये हमारा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो आएगी हमारी एक्स स्क्वायर, और अगर हम आई और जे की डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो आता है के कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा के कैप। इसका मतलब इसके जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो के कैप की डायरेक्शन होगी। के कैप क्या होता है? जो हमारा जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर, वो के कैप होता है। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? के कैप, मतलब जेड वाली डायरेक्शन होगी, और जेड क्या है? इन दोनों के एक्स और वाई के परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी, और ये क्या है हमारा एरिया। एरिया आया है तो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ऐसे परपेंडिकुलर होगी भाई, क्योंकि जेड की डायरेक्शन एक्चुअल में यही, तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं, बट ये है कैसे? ऐसे। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो, और एरिया वेक्टर यहाँ पर क्या है? के कैप, तो वो क्या होगा हमारा? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अच्छा अगर मान लो हमारे पास एक सरफेस है, ये सेम सरफेस मान लेते हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर है लेकिन हम स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक, और इसका एरिया मैंने निकाला, तो मैंने कहा भाई इसका जो यूनिट वेक्टर है, हमके एरिया वेक्टर है, ऐसे आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। एक इसका एरिया वेक्टर ऐसे इसकी अंदर वाली साइड भी होगा। ठीक है, लेकिन हमको एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल कंसिडर करना है। जो हमारा बाहर की तरफ नॉर्मल होगा ना यूनिट वेक्टर, वही हमारा एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, मतलब वही हमारा यूनिट वेक्टर होगा। ठीक, तो जो एरिया वेक्टर है
अगर हम उसे लिखे तो कैसे लिखा जाएगा, दिस वन, ये क्या होगा हमारा एन कैप डेल्टा एस, ये होगा हमारा एरिया वेक्टर, ये होगा क्या एरिया वेक्टर। और जहां यहाँ पर जो एन कैप है, एन कैप क्या हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, या हम कहें नॉर्मल टू द एरिया इन आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल टू द एरिया इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब हमने क्यों पढ़ा अभी एरिया वेक्टर, क्योंकि हमको इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें पढ़नी है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो भी एरिया वेक्टर से रिलेटेड है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, अगर मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रेज कर लेता हूँ एक बार। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं तो डिफाइन इसको ऐसा किया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया, थ्रू द गिवन एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। सपोज करो हमारे पास कोई एरिया है, लेट अस से दिस वन, ठीक। इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, तो जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस होंगी वही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। अब मैं इस सरफेस को थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, लेट अस से सरफेस हमारी ये हो गई। बता सकते हो किसका फ्लक्स ज्यादा है, इसमें फ्लक्स ज्यादा है, इसमें। हमको नॉर्मली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो भाई, जितना ज्यादा एरिया हुआ उतनी फील्ड लाइन क्रॉस हुई, इसका मतलब फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा हुआ। और यहाँ पर जितना कम एरिया हुआ, फ्लक्स भी हमारा क्या हुआ, उतना ही कम हुआ। क्लियर है। अब एक बात और, अब मैं इस फील्ड को थोड़ा सा वीक कर देता हूँ। हमको पता है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस था, कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जिसमें फील्ड लाइन क्लोज होती है, ठीक है। और वीक कौन सी होती है, जिसमें फील्ड लाइंस हमारी दूर दूर होती हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और, मान लो ये हमारी वीक फील्ड है, मैंने क्या कर दिया, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दी, ये क्या होगी, हमारी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। अब बता सकते हो फ्लक्स, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 हो गई। और यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर भी एक तरह से डबल होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, फील्ड को बढ़ा रहा हूँ, तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है। फील्ड को घटा रहा हूँ, उसके स्ट्रेंथ को कम कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। एरिया को बढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर एरिया को घटा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से दैट जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई यहाँ पर क्या हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एक तरह से जो डेल्टा फाई है वो हमारा ई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेल्टा एस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब देखो भाई, एक्चुअल में ये फील्ड लाइंस इस सरफेस को ऐसे नॉर्मली क्रॉस कर रही है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रही है, वो क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे अगर ये फील्ड है जो वो किसी एंगल पर लगी हो, तब फ्लक्स क्या होगा, समझ रहे हो। अगर ऐसे जा रही हो, फ्लक्स क्या होगा, ऐसे जा रही हो तो फ्लक्स कैसा होगा। अब यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है हमारा 90 डिग्री है, किसके साथ भाई, एरिया वेक्टर के साथ। क्योंकि अगर ये सरफेस है तो ये क्या होगा, इसका ये होगा इसका एरिया वेक्टर, बिल्कुल। अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो अगर ये सरफेस ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर क्या हुआ, ये हुआ। और ई क्या हुई हमारी, दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई, ठीक। अब यहाँ पर भी जो हमारा सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर हमारा कैसे हुआ, एरिया वेक्टर नहीं नॉर्मल, वो हुआ ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर को दिखाता हूँ तो क्या होगा हमारा,
एन कैप डेल्टा एस, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू एन कैप डेल्टा एस। अब मैंने फील्ड को कुछ एंगल पे लगाया, ठीक। यहाँ पर तो हम कह सकते हैं जो फ्लक्स है हमारा डेल्टा फाई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। यहाँ पर भी जो डेल्टा फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, फील्ड को थोड़ा सा इस वे में मैं फील्ड लगाता हूँ, ठीक है भाई। ये हमारी फील्ड हो गई। लेट अस से दिस इज द यूनिट वेक्टर, जो हमारा सरफेस के क्या है, नॉर्मल है, और दिस एंगल इज थीटा, और ये क्या हमारी ई। इसका मतलब ई और एन के बीच में कितना एंगल है भाई, थीटा एंगल है। इसका फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं, क्योंकि मैंने फ्लक्स को क्या कहा है, फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली। अब नॉर्मली क्या इसमें से फील्ड लाइन जा रही है, क्या ई स्ट्रेंथ वाली फील्ड लाइन इसमें से नॉर्मली जा रही है, नहीं, वो तो थीटा एंगल पर है। तुमको क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट देखना पड़ेगा, और हमको वेक्टर रिजोल्यूशन आती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ई कॉस थीटा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, ई कॉस थीटा, और साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा एरिया, ठीक है। वी कैन डिफाइन दिस एज डेल्टा फाई इज ई कॉस थीटा डेल्टा एस, ई कॉस थीटा डेल्टा एस, और वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, बिकॉज अगर हम इसको ओपन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ओपन होते ही ये हो जाएगा ई डेल्टा एस कोस थीटा, एंड डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो डेल्टा फाई क्या हो गया हमारा, डेल्टा फाई हो गया हमारा ई डॉट डेल्टा एस। दिस इज द राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, हमें इसके थ्रू क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका सभी का जो डेल्टा फाई वन डेल्टा फाई टू निकाल लेंगे, और सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं, वो क्या हो जाएगा हमारा समेशन, समेशन किसका, सभी डेल्टा फाई का, ठीक है। हम कह सकते हैं डेल्टा फाई आई, ठीक है। और जब हमारा यहाँ पर लिख देता हूँ समेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू समेशन, हम इसको भी लिख सकते हैं फाई आई क्या हो जाएगा हमारा, ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। और जब हमारा डेल्टा एस जीरो को अप्रोच करेगा, डेल्टा एस जीरो को अप्रोच करेगा, तो जो समेशन है हमारा किस में चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन में, ठीक है। एंड वी विल डिफाइन दिस फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डेल्टा एस ओवर क्लोज्ड सरफेस, मतलब सारी की सारी सरफेस पे हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और हमारे पास एक क्यूब भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस हमारी 3D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, क्योंकि एरिया 2D का भी होगा, 3D का भी होगा, एरिया स्फीयर का भी होता है, ठीक है, जैसा हम पढ़ने वाले इससे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक। तो वहां पर हम क्या करेंगे, क्लोज्ड सरफेस के ऊपर क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे डेल्टा एस एलिमेंट के लिए निकाल कर, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब जो डेल्टा फाई है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी अगर हम किसकी बात करें, यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होगी हमारी इसकी, ई की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा एस क्या है, एरिया इसकी होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम, ई किसके इक्वल होता है हमारा, ई होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो लिखेंगे यहाँ पर ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, क्यू का क्या होता है ए टी, क्यू का क्या होता है भाई ए टी, हो जाएगा हमारा ए टी
इसकी पावर -1। और डेल्टा एस का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एल स्क्वायर, जो कि क्या है एरिया है ना, तो इसका एल स्क्वायर होता है। इसको रीअरेंज करके लिख लेना, इसका डायमेंशन मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा हमारा एल, यहाँ पर 1 है, एल ये है, एल ये है, एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और t -1 है और t -2 हो जाएगा, t -3 और a -1। ये क्या आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर लिख देता हूँ भाई, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इसका m l क्यूब t माइनस क्यूब a -1। ये क्या आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगा आपको। अगर फिर भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई डाउट है then you can ask me, okay? Now I'm going to erase this. So students, our next topic is Gauss theorem और Gauss law। Gauss theorem और Gauss law, इसको Gauss जैसा आपको प्रोनाउंस करना है, आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसे कर लेना, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर इन फिजिक्स, ओके। तो भाई गॉस लॉ है वो क्या कहता है कि हमारा डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। हमारे पास कोई भी बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए गॉस ने क्या दिया है, एक गॉस लॉ दिया। और ये क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ closed surface is equal to 1/epsilon times the total charge enclosing that surface। देखो भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट के अंदर गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशन। हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे गॉस थ्योरम आए या फिर उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है, 3-4 एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है मेन। तो भाई उनसे रिलेटेड या फिर गॉस थ्योरम पे क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। तो गॉस लॉ आपको देखो क्या कहता है कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी क्लोज्ड सरफेस पर, वो किसके इक्वल होगा, 1/epsilon टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोजिंग दैट सरफेस, और वी कैन से दैट phi E, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स which is represented by this E dot ds, किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा Q0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, या इसको मैं कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर कि भाई जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये किसके इक्वल होगा, Q/एप्सिलॉन के इक्वल होगा। मतलब जितना 1/एप्सिलॉन, जितना चार्ज जो सरफेस के अंदर है। समझते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं इसका। हमारे पास एक स्फीयर है जिसके सेंटर पर चार्ज रखा है हमारा +Q। कितना चार्ज रखा है, +Q चार्ज उसके सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर देखो, लेट से हम एक एरिया एलिमेंट ले लेते हैं ds, ठीक। लेट से द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r एंड हमें पता है +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ तो वो क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट के ऊपर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, मतलब हमको एरिया वेक्टर की बात करनी है तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब जो एन कैप है वो भी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये होगा, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक। अब जो ds है, एरिया वेक्टर है, वो किसके इक्वल होगा, हमारा एन कैप ds के इक्वल। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जो हमारा गॉस लॉ है वो कहता है ये, तो हम क्या करते हैं भाई, ये निकाल लेते हैं। अगर ये चीज इसके इक्वल आ जाएगी तो गॉस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। हम सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात इसकी वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, इसकी वजह से वो क्या होगी हमारी r डिस्टेंस पर
हमको पता है वो होगी Q over 4 pi epsilon naught r square, and this is vector quantity, so we have to use a unit vector for the same direction of both. Okay, ठीक है, let us say this equation is 1 and we know that ds is equal to what? n cap ds, n cap ds. So we can say that E dot ds, तो हम E dot ds निकाल लेते हैं किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर E dot ds चाहिए, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वो इंटीग्रेशन हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, वही चार्ज मैंने यहाँ पर क्यों, यहाँ पर क्यों, वो लो मैं यहाँ पे भी क्यों ही कर देता हूँ। ठीक है, E क्या हमारा E है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एंड r कैप, और जो ds है वो क्या है हमारा, ds इज n कैप ds। ठीक है, अब एक बात बताओ, r कैप और n कैप की डॉट प्रोडक्ट क्या हो? लिसन, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट होती क्या हमारा, r का मैग्नीट्यूड n का मैग्नीट्यूड cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट cos थीटा के साथ ऊपर होती, तो ये भी 1 ये भी 1, cos थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है, यही n कैप की डायरेक्शन है, और यही क्या होगी हमारी r की भी डायरेक्शन यही तो होगी, ये हमारा r। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या होगा हमारा 0, तो यहाँ से ये किसके इक्वल है, cos 0 1, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आ गई हमारी 1 के इक्वल, तो हम इसको रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ds E डॉट ds। अब इस पूरी देखो, ये एरिया एलिमेंट यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया एलिमेंट बन सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एरिया एलिमेंट बन सकते हैं ना, कितने भी एरिया एलिमेंट बना लेंगे हम इस स्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मेरे को सभी का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ क्लोज्ड सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा साइन तो क्लोज्ड सरफेस के लिए है, E डॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ds। now हम सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये सारी क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का, तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कर देंगे हम क्लोज सरफेस के ऊपर ds का, और ds अगर हम बात करें क्या होगा, उस स्फीयर का एरिया होगा, क्योंकि उसी के ऊपर तो हम एरिया एलिमेंट बना रहे हैं ना, तो ds क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्फीयर, और वो क्या होता है हमारा ds क्या हो जाएगा टोटल 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कटा, तो जो हमारा E डॉट ds है वो किसके इक्वल बच गया, 4, यहाँ पर बचा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा क्या था गॉस लॉ, और यही क्या क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारा गॉस लॉ बहुत ही सिंपल है, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कहीं से भी इतना सा भी मुश्किल नहीं है। एक तो आपको एरिया वेक्टर को अच्छे से समझ लेना है, दूसरा आपको फ्लक्स अच्छे से समझ लेना है। फ्लक्स का मतलब है ये हमारा, मान लो ये एरिया था ना, इसके अंदर से इस चार्ज की वजह से कितनी फील्ड लाइन क्रॉस की, ये एरिया तो इसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हुई, ऐसे ऐसे हर एक टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो फाइंड आउट करनी है हमको, वही क्या होगा हमारा फ्लक्स, और फ्लक्स कैलकुलेट करना था, तो कितना है हमारा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एप्लीकेशन है बिल्कुल ईजी है, एक मेरे ख्याल से 3 मार्क्स तुम्हारे फ्री के हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोगों को पूछ लेना है। ठीक है, आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So students, thank you, have a nice day and keep subscribing and sharing the channel.